दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे इंटरमीडिएट का रसायन विज्ञान, जिसमें हम लोग अब रिवीजन क्लास स्टार्ट किए हैं, जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या होता है जब का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जिसमें से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन हर साल आते हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं जो है इसको 4-5 पार्ट में पढ़ा रहा हूँ। आज का आपका ये चौथा लेक्चर है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एथिल अमीन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है तो फिर क्या होता है। जितने भी स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 का, उनके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट अनअकैडमी लेकर आए अभ्यास बैच, जो एक रिवीजन बैच है। ये स्टार्ट हो रहा है 23 दिसंबर से। इसमें आपके कंप्लीट चैप्टर्स का रिवीजन कराया जाएगा विद टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया। अभ्यास बैच फॉर नीट 2021। इसमें आप देख सकते हो अनमोल शर्मा सर, गौरव वर्मा सर, पंकज तलवार सर एंड शशि प्रकाश सिंह आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको 2021 में नीट को क्रैक करना है तो ये अभ्यास बैच आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी टीचर्स इंडिया के बेस्ट फैकल्टी हैं। यहाँ पर देख सकते हो शशि प्रकाश से मेंटर्ड एयर 1 नीट एयर 4, तो ऐसा मौका आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। ये एक रिवीजन क्लास है। अगर आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस लिंक पर क्लिक करके इस बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। वहां पर एक कोड एंटर करना पड़ेगा, तब आप फ्री में इनरोल करोगे। स्क्रीन पर जो आपको कोड दिख रहा है शुभम@12, जैसे इंटर करोगे आप ये सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री में अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एथिल अमीन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है, ये देख लेते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए एथिल अमीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एथिल अमीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है भैया, कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए एथिल अमीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक, ये होता आपका एथिल अमीन। क्या होता है दोस्तों, एथिल अमीन। ठीक है, अब इस एथिल अमीन की क्रिया किसके साथ कराना है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। किसके साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को हम लोग क्या लिखते हैं, RMgX लिखते हैं। क्या लिखते हैं, RMgX। ये आपका RMgX क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, यहां पर R क्या है, R क्या है मित्रों, R है आपका एल्किल समूह। क्या है, R जो आपका एल्किल समूह है। ठीक है, वहीं पर X क्या है, X आपका जो है हाइड्रोजन समूह। क्या है, हाइड्रोजन समूह। बात समझ में आई। अब Mg आप लोग पहचान ही रहे हैं, मैग्नीशियम है, तो यहाँ पर हम लोग Br ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं। तो आइए यहाँ पर X के स्थान पर क्या कर लेते हैं, ब्रोमीन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके स्थान पर हमने क्या कर लिया, ब्रोमीन। RMgBr, ये क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब कह रहे हैं जब एथिल अमीन के साथ इसकी क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। देखिए, बेसिकली यहाँ से जो NH2 आपने लिखा है, NH2 को हम लोग एक और रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, NHH, इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, थोड़ा सा ओपन कर दिया। NHH लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए हमें जो है NH2 को हम इसी रूप में लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, NHH। ठीक है, अब देखिए जब आपका एथिल अमीन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया कर रहा है तो यहाँ पर जो आपका एल्किल समूह होता है, यह एल्किल समूह एथिल अमीन के हाइड्रोजन से, ठीक है, आपस में क्रिया कर लेता है और बना क्या लेता है, एल्केन। क्या बना लेता है, एल्केन। ठीक है, RH, इसे आप लोग क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एल्केन। वही एल्केन जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, ये जनरल फार्मूला होता है इस एल्केन ग्रुप का। ठीक, ये मुख्य उत्पाद के रूप में आपको एल्केन प्राप्त हो जाता है। यानी कि जब आप एथिल अमीन की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो आपको प्रमुख रूप से क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। साथ ही साथ क्या और प्राप्त होता है, ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बचा हुआ है, C2H5, यहाँ पर आप लिख दीजिए C2H5। अब क्या बचा हुआ है, NH। ठीक है, तो आप लिख दीजिए NH। अभी क्या बचा हुआ इधर, MgBr, यहाँ पर सीधे इसको यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम से एक बार आपका जो है
हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक बार इधर जो है आपका ब्रोमीन जुड़ जाएगा, सॉरी नाइट्रोजन से एक बार आपका मैग्नीशियम जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन से एक बार आपका जो है ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो ये आपका जो है अन्य पार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन प्रमुख रूप से क्या हुआ, क्या बना, एल्केन बन गया, और एल्केन ही आपका मेन प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शन का। बात समझ में आई। तो ये जो है एथिलअमीन से गिरना-डबकर्म की क्रिया हुई, एल्केन प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं पहला रिएक्शन आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए ये जो आपको रिएजेंट दिए जाते हैं, रिएजेंट के नाम दिए जाते हैं, इनका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है एथिलअमीन की NaNO2 व HCl के साथ क्रिया होती है तो क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, कह रहा है NaNO2 और या सोडियम नाइट्रस अम्ल, और ये क्या है, ये आपका जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कह रहा दोनों की क्रिया किसके साथ हो रही है, एथिलअमीन के साथ हो रही है। ठीक, तो यहाँ से आपको लग रहा है सिर्फ एक रिएक्शन पूछा गया है, लेकिन दोस्तों वास्तव में इसमें दो पार्ट है। ठीक है, कौन कौन से दो पार्ट है ये हम लोग देख लेते हैं। पहले देखिए जो आपका सोडियम नाइट्रस अम्ल है, इस सोडियम के नाइट्रस अम्ल की क्रिया हम लोग किसके साथ कराते हैं, HCl के साथ कराते हैं। तो आइए करा करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है आपका NaNO2, ठीक है, ये सोडियम का नाइट्रस अम्ल है। ठीक, अब NaNO2 की क्रिया हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, HCl के साथ करा रहे हैं। किसके साथ, HCl के साथ करा रहे हैं। अब जब इसकी क्रिया HCl के साथ कराएंगे तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ से Na यहाँ से Cl मिल करके क्या बना लेते हैं, NaCl। क्या बना लेते हैं दोस्तों, NaCl बना लेते हैं। और साथ ही साथ में अब क्या बचता है, यहाँ NO2 बचा है, यहाँ H बचा है, तो ये बना लेता है HNO2। क्या बना लेता है, HNO2, और इसे ही हम लोग बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। क्या बोलते हैं, नाइट्रस अम्ल। किसको बोलते हैं, HNO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रस अम्ल। तो आप लोग इसको कहीं अलग से लिख भी लीजिएगा, बहुत बार आएगा HNO2। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर समझ नहीं पाते। जब HNO2 लिख दिया था सीधे नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराइए, तो आप लोग समझ नहीं पाते किससे क्रिया कराना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर कहीं पर बुक में अपने या कॉपी में लिख लीजिएगा, नाइट्रस अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है HNO2। क्या होता है, HNO2 होता है। अब देखिए ये HNO2 किससे क्रिया करेगा, आपके एथिलअमीन से क्रिया करेगा। किससे क्रिया करेगा, एथिलअमीन से, ये आपका HNO2। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। एथिलअमीन का फार्मूला आपको अभी अभी बताया ऊपर वाले रिएक्शन में, C2H5NH2। ठीक है, इसकी क्रिया किससे कराई जा रही है, HNO2 के साथ कराई जा रही है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर बनेगा क्या भाई, अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर बनेगा क्या। तो सर्वप्रथम क्या होगा, यहाँ से एक O और यहाँ से H मिल करके क्या हो जाएंगे, OH, और ये जाकर के अटैच हो जाएगा C2H5 से। ठीक है, तो ये बन जाएगा C2H5OH, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों को पता है, एथिल अल्कोहल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एथिल अल्कोहल बोला जाता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल। ठीक है, साथ ही साथ अब देखिए यहाँ से आपका एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, दोनों नाइट्रोजन मिल करके क्या बना लेते हैं, नाइट्रोजन गैस, N2 गैस। अब देखिए क्या बचा, यहाँ पर एक O बचा हुआ है और यहाँ पर एक H बचा हुआ, सॉरी 2 H बचा हुआ है। दोनों H और एक O मिल करके क्या बना लिए, H2O। ठीक है, यानी कि इस अभिक्रिया में जल भी निकलता है। क्या निकलता है, जल भी निकलता है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि एथिलअमीन की क्रिया जब NaNO2 HCl के साथ कराई जाती है तो आपको एथिल अल्कोहल की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस और जल भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो आपका एथिल अल्कोहल बन गया। बात समझ में आई, क्या बन गया, एथिल अल्कोहल। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट आपका है एसिटामाइड की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या होता है। किसकी क्रिया कह रहा है, एसिटामाइड की क्रिया। एसिटामाइड का फार्मूला क्या होता है CH3, पता है आप लोगों को, CH3CONH2। क्या होता है, CH3CONH2। ये क्या है, एसिटामाइड है। एसिटामाइड की क्रिया किसके साथ कराई जा रही है, नाइट्रस अम्ल के साथ। अब आप आकर के यहाँ पर नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करा दीजिए।
HNO2 के साथ क्रिया करा दीजिए। ठीक है, अब जब इसके साथ क्रिया कराई जाती है तो देखिए बनता क्या है, यहाँ से CH3CO, ठीक है, और यहाँ से फिर O और H मिल करके क्या बना लेंगे, CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, CH3COOH। इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। आपको क्या मिल गया, एसिटिक अम्ल प्राप्त हो गया। साथ ही इसका N और इसका N मिल करके क्या बना लिए, N2 नाइट्रोजन गैस बना लिया। क्या बना लिया, नाइट्रोजन गैस बना लिया। अब देखिए यहाँ पर H2 और यहाँ पर एक O बचा हुआ। भाई एक O यहाँ चला गया, एक O तो बचा हुआ ना, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिल करके क्या बना लिए, जल। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में जल और नाइट्रोजन गैस भी मुक्त होती है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं किस प्रकार से एसिटामाइड आपका जो है नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके एसिटिक अम्ल बना लेता है, साथ ही साथ आपका नाइट्रोजन और जल मुक्त होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटामाइड। क्या बोलते हैं दोस्तों, एसिटामाइड, एसिटामाइड। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के ये ऐसे रिएक्शन हैं जो पिछले 4 सालों में पूछे गए हैं। मैं वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट जा रहा हूं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, कुछ और जो बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है, कह रहा मेथिल एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मेथिल एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराने के लिए। ठीक है, तो मेथिल एमीन आप लोग को पता है किसको बोलते हैं, CH3NH2 को बोलते हैं मेथिल एमीन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेथिल एमीन। क्या बोलते हैं दोस्तों, मेथिल एमीन। अब इस मेथिल एमीन की क्रिया कह रहा है क्लोरोफॉर्म व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराना है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। ठीक, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं KOH को। किसको बोलते हैं, KOH को क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए रासायनिक सूत्र का याद होना बहुत ही जरूरी होता है। अब देखिए कह रहा जब इसकी क्रिया तीनों की आपस में कराई जाती है तो क्या होता है। सर्वप्रथम क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप लोग 3 KOH ले लीजिए और यहाँ से 3 Cl और 3 K मिल करके क्या बना लेते हैं, 3 KCl बना लेता है। पहली चीज तो आप ये निकाल दीजिए। ठीक, 3 KCl बन जाता है। अब दूसरी चीज यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है, एक बचा हुआ CH3NH2, यहाँ पर बचा हुआ CH, यहाँ पर OH। ठीक, तो यहाँ से OH और H मिल करके क्या बना लिए, जल बना लिए। ठीक है, 3H2O बन गया। क्या बन गया, 3H2। अब देखिए यहाँ से बेसिकली हुआ क्या कि आपका जो है क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्रिया किए और इस किसकी उपस्थिति में, मेथिलेमीन में। ठीक है, तीनों आपस में क्रिया किए तो बन गया पोटेशियम क्लोराइड, साथ ही साथ जल। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि शेष जो बचा हुआ वो क्या होगा। अब यहाँ से देखिए क्या होता है, मेथिल अमीन। ठीक है, मेथिल अमीन इसके कार्बन से जा करके अटैच हो जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव ही हो चुका है, तो ये बना लेता है क्या, मेथिल आइसोसाइनाइड। क्या बना लेता है, CH3। ठीक है, CH3N। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड C और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको बोलते हैं मेथिल आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है,
अब इसको हम लोग बेसिकली कहते क्या है, कार्बिल एमीन टेस्ट कहते हैं, कार्बिल एमीन परीक्षण कहते हैं। यहाँ मिथिल एमीन की जगह प्राइमरी एमीन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? प्राइमरी एमीन। मिथिल एमीन भी क्या है? प्राइमरी एमीन है, 1 डिग्री एमीन है ये, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग प्राइमरी एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं तो हमें मिलता है क्या? जब प्राइमरी एमीन लेंगे इसका मतलब RNH2 लेंगे तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं कार्बिल एमीन परीक्षण या कार्बिल एमीन टेस्ट, जो आपका प्राथमिक एमीन सिर्फ देता है। कौन देता है? प्राथमिक एमीन या प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन देता है कार्बिल एमीन टेस्ट। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये उसी का उदाहरण है, ठीक है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया का उदाहरण है ये, ठीक है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, लेटेस्ट पूछा गया, इस वजह से करा रहा हूं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपियोनिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराइए। कह रहा है किसकी? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपियोनिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराइए। आइए करा करके देख लेते हैं, ठीक है। प्रोपियोनिक अम्ल का मतलब क्या हो गया? प्रोपियोनिक अम्ल का मतलब हो गया C2H5COOH, 3 कार्बन हो गए, 2 1 3, इसलिए प्रोपियोनिक अम्ल इसको बोला जाता है, ठीक है। किसके साथ कराई जा रही है? हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, यानी कि N3H के साथ कराई जा रही है, ठीक है। किसकी उपस्थिति में कराई जा रही है? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यानी कि H2SO4 की उपस्थिति में ये कंसंट्रेट रहेगा, ठीक। अब देखिए क्या होता है, यहां से एक तो N2 गैस निकल जाती है, ठीक है, और यहां से क्या निकल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, तो यहां से जो है CO2 निकल जाता है। अब क्या बचेगा? यहां बचेगा C2H5 और यहां बचा है N, यहां बचा है H और यहां क्या बचा है? H, ठीक है। तो क्या बन गया? ये H और ये N NH और ये H और NH2, यानी कि C2H5NH2 बन क्या गया? एथिल एमीन बन गया, C2H5NH2। इसे बोलते हैं हम लोग एथिल एमीन। क्या बोलते हैं? एथिल एमीन, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या? एथिल एमीन। और ये अभिक्रिया क्या है? स्मिट अभिक्रिया का जो है उदाहरण है। क्या है? स्मिट अभिक्रिया का उदाहरण है। स्मिट, भाई नेमिंग रिएक्शन में आप सभी लोगों ने ये रिएक्शन सभी पढ़ रखा है, स्मिट अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अगर कहीं पर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो वो अंडरस्टूड है, प्रोडक्ट वही जो हमने बताया वही बनेंगे, आप लोग रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। किसी बच्चे ने एक वीडियो में कमेंट किया था, सर आपने जो बताया ये रिएक्शन बैलेंस नहीं, भैया बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा, प्रोडक्ट मैं बता दे रहा हूँ मेन क्या बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका कह रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं। देखिए यहाँ पर कॉपर भी उपस्थित रहता है इस अभिक्रिया में, HCl के साथ साथ कॉपर भी उपस्थित रहता है, उसकी उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेते हैं। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए क्या चाहिए? आप एक पहले बेंजीन रिंग बनाइए, ठीक है, और यहाँ पर क्या N2Cl लिखिए, ठीक है। ये आपका हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या हो गया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसकी क्रिया कह रहे हैं HCl की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? गर्म। यहाँ पर कॉपर भी रहता है बेसिकली। अब जब इसको गर्म किया जाएगा तो यहाँ से क्या होता है दोस्तों, यहाँ से जो आपका N2 है, ये N2 निकल जाता है, ठीक है। क्या कर जाता है? निकल जाता है नाइट्रोजन के रूप में। किसके रूप में निकल जाएगा? नाइट्रोजन के रूप में इस अभिक्रिया से बाहर चला जाता है। यानी कि आप लोग देख रहे हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कॉपर की उपस्थिति में इसको गर्म कराते हैं तो यहाँ से आपको सर्वप्रथम क्या निकल जाता है? आपके रिएक्शन से N2 निकल जाता है। फिर बचता क्या है? यहाँ पर बचता है सिर्फ क्लोरोबेंजीन। क्या बचता है? क्लोरोबेंजीन बचता है। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन, ये आपका बच गया, ठीक है।
इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। तो आप देख रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HCl की उपस्थिति में अगर गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। अच्छा, ये Cl जैसे ही यूज हुआ था वैसे ही प्रोडक्ट के रूप में बाहर भी आ जाएगा, कोई उसमें चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तीनों, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा गया आप लोगों से। ठीक है, इस वजह से मैं इसको करा रहा हूँ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा होगा, समझ में आया होगा। भैया आप लोग वीडियो को स्किप मत किया करिए, पूरा देखा करिए, नहीं तो आप बाद में कहेंगे सर आपने ये पढ़ाया नहीं था। भैया आप लोग कई बार कमेंट करके बोलते हैं सर ये चीज़ नहीं पढ़ाई गई है और सारा का सारा सिलेबस मैंने पढ़ा रखा है। आप एक बार पूरा वीडियो तो देखिए सही से। और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, या नेमिंग रिएक्शन, सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी दे दिया गया है। अगर आपको कोई समस्या आती है, चैप्टर को देखना है, तो वहां तुरंत आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आपको पूरा वीडियो एक साथ मिल जाएगा। आप वहां जाकर के उन सब चीज़ों को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कम से कम भैया 500 लाइक दे दीजिए। कितने लाइक, 500 लाइक। ठीक है, इतना तो कम से कम मेरी मेहनत का फल बनता है। ठीक है, उम्मीद इतना आप लोगों से कर सकता हूँ कि आप लोग इतना लाइक जरूर दे दीजिए कम से कम। ठीक है, हर वीडियो पे कम से कम, आप मुझे बार बार ना कहना पड़े, अगर आप लोग इतना लाइक देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं और अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। ये देखिए 17 नंबर इसी के साथ साथ आपका लगभग कंप्लीट हो गया। एक वीडियो और इसमें आएगा भी, तो 17 नंबर का रिवीजन आपका कंप्लीट हो चुका होगा। 17 नंबर का मतलब आप समझते हैं, 70 नंबर में से 17 नंबर, मतलब 70 नंबर में से आपने 17 नंबर जो है कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब 1/4 आपने कंप्लीट कर लिया, 25% का आपने रिवीजन कर लिया। और अभी आपके पास समय कितना बचा हुआ है, अभी बचा हुआ जनवरी पूरी, फरवरी पूरी, और लगभग आपका आधे से ज्यादा मार्च बचा हुआ है। यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि 3 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। आपने 25% सिलेबस कंप्लीट कर लिया। कितना रिवाइज करना, 75%। अगर एक महीने में 25% रिवाइज करेंगे तब भी तो आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ साथ मैं अब सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए एक बार फिर से, जैसे मैंने 2020 का 7 सेट आपको सॉल्व कराया था, उसी प्रकार से प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर में आपको सॉल्व कराऊं, लगभग पिछले 3 या 4 सालों का, चाहे 3 या 4 सालों का जैसा समय रहेगा उसी हिसाब से किया जाएगा। 3 या 4 सालों का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में कुछ नए इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के साथ।